हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल एके सर। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में इसको फाउंड किया गया था, यूएनओ को। और इसलिए फाउंड किया गया था ताकि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था। अब रीजंस यहाँ पे जानते हैं, कुछ रीजंस। देखिए, ये वैसे तो इतना डिटेल्ड तो मैं बनाऊंगा ही, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है इसका, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो इसे। लाइक लीग ऑफ नेशंस अगर आपने देखा होगा तो सेम कॉन्सेप्ट जो है ना, यूएनओ का भी यहीं पर है, और बहुत आसानी से ये निकल जाएगा और बहुत ही स्कोरिंग भी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में लाइक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव था, बहुत जाने कहीं इसके अंदर, और एक ग्रेटर स्केल के ऊपर वॉर चला। और जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो ये चाहते थे कि तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो, इसके लिए यहाँ पर यूएनओ को फाउंड किया गया था। नीड फॉर द परमानेंट पीस इन द वर्ल्ड, लाइक जो शांति है वो बनी रहे और सेकेंड की तरह थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। एलिमिनेशन ऑफ द म्यूचुअल सस्पिशंस, लाइक वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने दुनिया को दो खेमों में डिवाइड कर दिया था, एक था कैपिटलिस्ट और एक था कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट बोलोगे तो बाय द रशिया, और वेस्टर्न ब्लॉक या कैपिटलिस्ट बोलोगे तो बाय द यूएसए। ठीक है, तो दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो, दोनों एक दूसरे को शक और भय की नज़रों से ना देखें, इसी के लिए यहाँ पर यूएनओ को बनाया गया। इन्वेंशन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, हिरोशिमा नागासाकी आपको पता ही है, ताकि ये सारे ऐसे अगर वेपन्स अगर बनेंगे तो और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। लेकिन बात ये भी है कि डिसआर्मामेंट की जब बात आती है तो बड़े बड़े स्टेट्स को भी यहाँ पर सबसे पहले अपना डिसआर्मामेंट करना चाहिए, लाइक अपने हथियार वगैरह जो है वो कम करना चाहिए। ओरिजिन ऑफ द यूएनओ, यूएनओ का ओरिजिन कैसे हुआ? जब यहाँ पर लीग ऑफ नेशंस का खात्मा होता है, बिकॉज एग्रेशन जो था एक्सिस पावर्स के अंदर ज़्यादा था, जर्मनी को अपना बदला लेना था। इटाली को जो डिमांड किया गया था, लाइक जो बताया गया था कि आपको इतना इतना कुछ मिलने वाला है, वर्ल्ड वॉर वन के बाद में उनको मिल नहीं पाया। इसके लिए इटाली और जापान के अंदर जो मिलिटारिज्म था, तो ये सारे कॉजेज़ थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के लिए। और ओरिजिन इसके अंदर ऐसा है कि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट है यूएस का, और उसके बाद में विंस्टन चर्चिल, यहाँ पर ये लोग अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941 को जब साइन करते हैं, तो इसी के अंदर ये, लाइक इसके पहले का वीडियो अगर आपने देखा होगा अटलांटिक चार्टर, तो आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली वो एक पीस के लिए, शांति के लिए, और उसके बाद में एक्सेस पावर्स को हराने के लिए, अटलांटिक चार्टर दुनिया को एक नया रूप देने के लिए, इट वाज दैट। और यूएनओ का फाउंडेशन कहीं ना कहीं उसी के अंदर यहाँ पर मिलता है अपने को, तो थोड़ा सा सिमिलर है एंड इट इज़ वेरी मच स्कोरिंग ऑल्सो। तो 26 नेशंस यहाँ पर जो है साथ में आके 26 देश ये जॉइंट डिक्लेरेशन करते हैं 1 जनवरी 1942 को, और इन्होंने यहाँ पे प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अटलांटिक चार्टर को यहाँ पर ठप्पा लगा दिया, सील एंड साइन करवा लिया। अब यहाँ पर कैसा है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो बात चल रही थी बनाने के लिए, दैट इज़ यूएन, तो वो कैसे फॉर्मेशन में आता है? बिग थ्री अगर बोलोगे तो रूजवेल्ट जो यूएस का प्रेसिडेंट है, स्टालिन जो यहाँ पे प्रीमियर है यूएसएसआर का, चर्चिल जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है इंग्लैंड का। ये तीनों डुम्बार्टन ओक्स में मिलते हैं, वॉशिंगटन दैट इज़ यूएसए। 1944 और याल्टा 1945 जो कॉन्फ्रेंसेस होता है, तो यहाँ पर ये चर्चा होती है और ये बात वहाँ पर निकल के आती है कि क्यों ना एक यूएनओ लाइक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर नामुमकिन ही कर डाले। ओके, तो 51 नेशंस यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में मिलते हैं, और यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस जो अप्रैल और जून 1945 के बीच में चला, ताकि जो यूएन जो बनाया जाएगा, जो एक नई संस्था बनाई जाएगी, नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा, उसके बारे में कुछ बेसिक चार्टर जो है वो डिफाइन किया जा सके कि उसका रोल क्या होगा नए वर्ल्ड में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। 24 अक्टूबर 1945 को यहाँ पे सभी लोगों ने इसको रैटिफाई कर दिया कि हाँ यही चार्टर होगा यूएन का, वो आगे देखेंगे आने वाले पेजेस में। और यूएन का जो 24 अक्टूबर जो है ना, हर साल यूएन का ऑफिशियल बर्थडे होता है, मतलब यूएन डे बनाते हैं हम लोग इसको। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन है, तो सबसे पहला यहाँ पर क्या है कि उसके प्रियम्बल वगैरह, फर्स्ट आर्टिकल, उसके चीम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वगैरह के अंदर क्या लिखा है, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसी के लिए बनाया गया उसे, ताकि प्रॉब्लम्स ना हो, सभी लोग आपस में मिलजुल कर दोस्त की तरह रहे। इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिलना चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिक की बात हो, सोसाइटी, कल्चर, ह्यूमैनिटेरियन। जैसे अभी सीरिया और उसके बाद में टर्की के अंदर जो भूकंप आया है, तो उसके अंदर लोग जो ह्यूमैनिटेरियन एड्स दे रहे हैं,
ठीक है। तो ये भी यहाँ पर चीज़ आती है, कल्चर, एक दूसरे के यहाँ पर जो एक्सचेंजेस होते हैं, तो ये सारे सब यूएन के अंदर बहुत सारी बॉडीज़ होती है, आगे आने वाले पेजेस में वी विल लुक इनटू दैट। रेस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन राइट्स, हर एक दूसरे की डिग्निटी होती है, फ्रीडम होता है, ह्यूमन राइट्स होता है, उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। टू प्रमोट रेस्पेक्ट अमंग द मेंबर नेशंस फॉर फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ मैनकाइंड बाय एंडिंग डिफरेंट ऑफ द कास्ट एंड क्रीड, कितनी अच्छी बातें करता है यूएन। टू बी अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशंस इन अटेनिंग द कॉमन एंड्स, अगर अच्छी बातें अगर ये जो करता है, अगर अच्छी बातें ही अगर यहाँ पर अच्छी तरीके से निभाई जाती है सारी कंट्रीज़ के द्वारा, तो वर्ल्ड को जो है ना वो फर्दर डेंजर नहीं होगा, सेम एज लाइक दी वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 3 हुआ। तो अब मॉडर्न डे में तो और भी जो वेपन्स वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं। चलिए, प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएनओ, प्रिंसिपल्स यहाँ पर क्या है, देखिए, सोवरेन इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स, ऐसे नहीं है कि कोई अगर छोटा देश है या बड़ा देश है कोई भी है, चाहे कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, उसके लिए उतनी ही राइट्स यहाँ पर यूएन के अंदर मौजूद है। ईच मेंबर नेशन शुड परफॉर्म अ ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द चार्टर, ईच मेंबर नेशन सेटल डिस्प्यूट्स पीसफुल, मतलब झगड़े लड़ाई नहीं करना है यहाँ पे, पीसफुल तरीके से डिस्प्यूट्स को सेटल करना है, ठीक है। विल नॉट मेक यूज ऑफ थ्रेट एंड द वायलेंस इन द इंटरनेशनल रिलेशंस, झगड़े फसाद धमकी नहीं करना है कि मैं तुम्हारे ऊपर मिसाइल छोड़ दूंगा, हम तुमको देख लेंगे, ये सब कुछ नहीं भाई। प्रॉब्लम है, टेबल पे बैठ करके डिस्प्यूट्स वगैरह पीसफुली रिजॉल्व किया जा सकता है। ऑल मेंबर नेशंस विल हेल्प डूइंग दोज फंक्शंस विच द यूएन इंटेंड्स टू परफॉर्म, और कोई भी अगर यूएन के खिलाफ जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यूएनओ जो है वो इंटरनल अफेयर्स, जो आपकी कंट्री के अंदर जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं उसके अंदर यूएनओ कोई 3-5 नहीं करता। आपका संविधान है, आप देखो, यूएनओ विल ऑल्सो सी दैट द मेंबर नेशंस वर्क टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पर यूएनओ का मेन जो क्रक्स है वो क्या निकल के आता है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, फ्रेंडलीनेस, पीसफुली सॉल्विंग द डिस्प्यूट्स, ये सारा जो मेन क्रक्स है ना वो निकल करके आता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, देखो यहाँ पे 6 ऑर्गन्स हैं यहाँ पर यूएन के, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट। अब जनरल असेंबली क्या कहता है ना, जनरल असेंबली एक लेजिस्लेटिव बॉडी है जहाँ पे लॉ बनता है यूएनओ का। मतलब ये अगर यूएनओ को मैं अगर सीधी अक्षरों में अगर कहना चाहूँ, मतलब सीधे एकदम सिंपल वर्ड्स में, तो ये एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बॉडी है। जैसे हमारे यहाँ पे कैसे गवर्नमेंट होती है कंट्री की, तो ये से एक वर्ल्ड गवर्नमेंट है, ओके। अब यहाँ पे मेंबर नेशंस के यहाँ पे बंदे होते हैं लाइक इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, ब्राज़ील, इथोपिया, यहाँ सब जगह के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। हर एक जो मेंबर स्टेट है ना 5 बंदे यहाँ पर लेके जा सकता है, लेकिन एक ही वोट होगा, चाहे वो कंट्री छोटा हो, श्रीलंका ही क्यों ना हो अपना, ठीक है, उसको भी एक ही वोट है। इंडिया अगर उससे बड़ा है तो भी एक ही वोट है उसको। पैसे के मामले में भी कितना भी बड़ा हो, कोई भी मामले में एक ही वोट रहेगा, लेकिन आप अपने यहाँ से 5 बंदे लेके जा सकते हैं, ठीक है। 1 साल में एक बार मिलता है ये, और ख़ास करके सितंबर के महीने में कभी स्पेशल सेशंस की ज़रूरत पड़ी तो वो भी किया जा सकता है। कोई भी अगर यहाँ पर बिल वगैरह अगर पास करना हुआ, रेजोल्यूशन जिसको हम लोग कहते हैं, तो यहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए, ओके। एडमिशन जो है, कौन से नए मेंबर्स भर्ती होंगे लाइक नए कंट्रीज़, और उसके बाद में कौन से मेंबर्स का यहाँ पर काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इलेक्शन होगा, बजट वगैरह, ये सारे के सारे सब कुछ ये लोग करते हैं, दैट इज़ जनरल असेंबली। सिंपल मेजॉरिटी जो है दूसरे क्वेश्चन डिसाइड करता है। जनरल असेंबली का भी एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट काम जो जनरल असेंबली वगैरह फंक्शंस यहाँ पर करता है, डिस्कस इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स फुल्ली एंड फ्रीली, ओके। दुनिया में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो यहाँ पे डील करते हैं ये लोग। इकोनॉमिक काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल एंड टू द ट्रस्टीशिप, यहाँ पे रिकमेंडेशन देता है कि कौन कौन से मेंबर्स को ऐड करना है। यहाँ से ये इलेक्ट करता है मेंबर्स को सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के लिए, और आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अभी हम लोग कहते हैं ना कि इंडिया बांग्लादेश में वाटर डिस्प्यूट चल रहा है तो कहाँ जाएंगे, इंडिया बड़ा है तो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, नहीं, उनको जाना है यूएन। यूएन के अंदर कौन सी बॉडी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है, तो इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, तो उसका मामला कहाँ पर है, यूएन में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ओके।
With the prior recommendation of the Security Council, General Assembly can suspend और expel, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल के ही रिकमेंडेशन से, इसका मतलब सिक्योरिटी काउंसिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जनरल असेंबली से भी। ओके, कोई भी अगर यहाँ पर वायलेट करता है यूएन चार्टर तो उसको सस्पेंड या तो बाहर निकाला जा सकता है। यहाँ पे ये नेशन वगैरह को एडमिट करता है, बजट वगैरह जो है यूएन का अप्रूव करता है। जनरल असेंबली यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल जो पूरा यूएन वगैरह की देखभाल करता है। यूएन की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग वगैरह भी आपको अभी दिखाई दी होगी, ठीक है। हाँ, अभी आने वाले पेजेस ये देखिए, यहाँ पे यूएन की बिल्डिंग, ठीक है। ये पूरा सेक्रेटेरिएट वगैरह जो है ये यहाँ पर ये बंदा सेक्रेटरी देखता है। चलो, ऑल्सो इलेक्ट्स ए नॉन परमानेंट मेंबर्स। नॉन परमानेंट मेंबर्स कुछ टाइम के लिए होते हैं, फिर दूसरे नॉन परमानेंट मेंबर्स बनते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप और जजेस ऑफ द आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सिक्योरिटी काउंसिल की बात की जाए तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ओके, लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन यहाँ पर मिलती है और ये बहुत ही कम मेंबर्स जो इसके होते हैं परमानेंट मेंबर्स होते हैं। परमानेंट मेंबर्स को काफ़ी अच्छी खासी पावर होती है। यूएसए, सोवियत यूनियन दैट इज़ रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस और नेशनलिस्ट चाइना, ये इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। और 6 नॉन परमानेंट मेंबर्स यहाँ पर जो है वो 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाएंगे। ओके, लेकिन प्रेजेंट में देखा जाए तो 15 परमानेंट मेंबर्स हैं इसके, उसके अंदर से 5 जो है 15 मेंबर्स हैं, 5 जो है उसके अंदर से परमानेंट मेंबर्स हैं। वो यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और कम्युनिस्ट चाइना जो हम लोगों ने देखा ऑलरेडी। उसके बाद में जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको यहाँ पर 2-2 साल के लिए टर्म पे रखा जाता है। और उसके बाद में अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, जैसे फॉर एग्जांपल ए से अफ़गानिस्तान, बी से बांग्लादेश, सी से कैम्बोडिया, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकली है ना, इस ऑर्डर में यहाँ पर मंथली बेसिस में वो रोटेशन होते रहता है। ओके, सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बार मिलता है बिकॉज उनकी जो संख्या है वो कम होती है। जनरल असेंबली के अंदर सारे मेंबर्स होते हैं, सारे नेशंस होते हैं, बार बार नहीं मिल सकते। तो सिक्योरिटी काउंसिल काफ़ी फ्रीक्वेंटली मिलता है एज़ कम्पेयर टू दी जनरल असेंबली। डिसीजंस ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज, अगर 9 अफर्मेटिव्स वोट्स अगर मिल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 परमानेंट मेंबर हैं और बाकी के नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। और अगर 9 वोट्स अगर मिल जाते हैं, खास करके सारे के सारे परमानेंट मेंबर्स के हाँ होना चाहिए, तभी वो प्रपोजल आगे बढ़ेगा। अगर एक ने भी अगर ना कह दिया, वोट दिया और नो दिया, ठीक है, मतलब वोट में अगर उसने नो कर दिया तो वो चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर 4 वोट देते हैं और 1 वोट देने से मना कर देता है, फिर भी वो प्रपोजल आगे बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखा है, एब्सटेंशन फ्रॉम वोटिंग बाय परमानेंट मेंबर इज नॉट कंसिडर्ड अ वेटो। अगर आप एब्सटेन कर रहे हो कि भाई मैं वोट नहीं करूँगा, 4 लोगों ने येस कर दिया कि हाँ यहाँ पर अटैक करना है अपने को दूसरे की सेफ्टी के लिए, तो वो अटैक हो जाएगा। ओके, फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये काउंसिल का काम क्या है कि कोई भी अगर यहाँ पे जो पीस को जो भंग करता है, एक्ट ऑफ एग्रेशन वगैरह को, तो हम उसको यहाँ पर अच्छे से डील करेंगे। सबसे पहली बात तो क्या है, प्यार मोहब्बत से सॉल्व करना, उसके बाद में जुडिशियल सेटलमेंट करना। लेकिन अगर कुछ ऐसे मामला हो जाता है कि भाई वो सीधे से नहीं मान रहा है, तो हम कलेक्टिव एक्शन लेंगे। यहाँ पे एक यूएन पीस कीपिंग फोर्स भी होती है जिसके अंदर सारे जो नेशंस मिल करके अपनी सेना वगैरह भेजते हैं। एनुअल और स्पेशल रिपोर्ट्स जनरल असेंबली को ये भेजता है। जनरल असेंबली एडमिशन ऑफ द न्यू मेंबर नेशंस एंड ऑल्सो, मतलब ये रिकमेंड करता है कि भाई, सबसे पहली बात तो अभी हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले ये प्रायर रिकमेंडेशन लेता है। जब ये प्रायर रिकमेंडेशन लेता है कि हाँ भाई इसको ऐड करना है, तो ये लोग फिर रिकमेंड करते हैं कि हाँ उसको ऐड करना है कि उसको बाहर निकालना है। ओके, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल बहुत पावरफुल है। और यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर कौन यहाँ पे जजेस होंगे, वो भी ये लोग ही तय करते हैं। जजेस मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ यूएसए के होंगे, इंडिया वगैरह जो भी क्वालिफाइड जजेस होंगे वहाँ पर, तो दैट विल बी अकॉर्डिंग टू देयर ओन पर्सपेक्टिव, अकॉर्डिंग टू द ओन चार्टर। इट रिकमेंड्स टू द जनरल असेंबली द नेम ऑफ द पर्सन फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल। हम लोगों ने देखा है, ये लोग ने रिकमेंड करते हैं, वहाँ पर ठप्पा लग जाता है। इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल, इकोसॉक। अब यहाँ पर कैसा है कि ओरिजिनल उसके 18 मेंबर्स थे। एट प्रेजेंट आपको यहाँ पर कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू योर ओन बुक, ये जो बुक है उसके हिसाब से आप लिख दोगे तो भी चल जाएगा।
अगर इफ़ यू वांट टू सर्च इट आउट तो इकोसॉक आप सर्च कर सकते हो कि अभी रिसेंट में कितने मेंबर्स हैं। तो 54 मेंबर स्टेट्स बाय द जनरल असेंबली। 18 जो मेंबर्स होते हैं ना, यहाँ पे हर साल इनको इलेक्ट करते हैं और 3 साल के बाद में उनका टर्म ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब कोई भी जो कंट्री है अगर यहाँ पे अगर मेंबर नहीं होती इकोसॉक की, ठीक है, तो यहाँ पर वो पार्टिसिपेट कर सकती है लेकिन उसको राइट टू वोट नहीं होगा। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है यहाँ पे डिस्कशन वगैरह के बारे में तो यहाँ पर उसको राइट टू वोट नहीं होगा, बाकी वो पार्टिसिपेट कर सकती है। 2 रेगुलर सेशंस यहाँ पर साल में होते हैं, स्पेशल मीटिंग्स अगर ज़रूरत पड़ती है तो। इसका एम क्या होता है कि इंटरनेशनल अगर इकोनॉमिक हो गया, सोसाइटी के बारे में, सोशल, एजुकेशनल, हेल्थ, अब जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ के मामले में देखोगे तो कोविड वगैरह के टाइम पे, लेकिन WHO बहुत एक्टिव था। WHO इज़ अ पार्ट ऑफ द UN। ओके, कल्चरल प्रॉब्लम्स, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम का मामला हो गया, ठीक है, उसके बाद में कॉजेस वगैरह को यहाँ पर ख़त्म करना, वॉर वगैरह के जो रहते हैं, तो ये सारा काम यहाँ पर इकोसॉक का होता है। इकोसॉक के डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जैसे यूरोप के अंदर जो है इसका ब्रांच जेनेवा में है। उसके बाद में एशिया पैसिफिक को देखोगे तो बैंकॉक में पड़ेगा, हेडक्वार्टर्स एडिस अबाबा दैट इज़ इथोपिया अफ्रीका का पड़ेगा, और यहाँ पर वेस्टर्न एशिया का बगदाद में, लैटिन अमेरिका में भी इसका एक है दैट इज़ ब्राज़ील वगैरह में। ट्रस्टीशिप काउंसिल, अब इसका क्या होता है, ट्रस्टीशिप सिस्टम जो है वो यहाँ पर मैंडेट सिस्टम जो लीग ऑफ नेशंस का हुआ करता था। फॉर एग्जांपल सीरिया वगैरह या पैलेस्टीन को ले लेते हैं। पैलेस्टीन पहले ओटोमन एम्पायर के अंडर में था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में पैलेस्टीन को मैंडेटेड टेरिटरीज करार दिया जाता है अंडर द डोमिनेशन ऑफ द ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिशर्स वहाँ पे रहेंगे, देखेंगे, और कैसा है ना कि मैंडेटेड टेरिटरीज उनको दी जाती थी लेकिन वो खुद की टेरिटरी समझ के उसको रूल किया करने लगते थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो पावर्स डिफीट हो जाती है तो उनकी कॉलोनीज वहाँ से ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम भी एक कॉलोनी थे, किसकी, इंग्लैंड की। अब यहाँ पर इनको UN के अंडर में सुपरविजन में डाल दिया जाता है, जैसे एक ट्रस्ट टेरिटरीज के नाम पर। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं, ठीक है, वहाँ के लोगों को ये सिखाना कि आप सेल्फ गवर्नमेंट कैसे कर सके और धीरे धीरे उनको आज़ादी दिलवाना। मेंबरशिप ऑफ द ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है यहाँ पे 3 अलग अलग ग्रुप्स के हिसाब से होता है। सबसे पहली बात तो कंट्रीज विच एडमिनिस्टर्ड द ट्रस्ट टेरिटरीज, मतलब जो यहाँ पर एडमिनिस्टर करेगी। परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल विच डिड नॉट एडमिनिस्टर द ट्रस्ट टेरिटरीज, मतलब एक जिसके अंडर में टेरिटरी होगी, दूसरे परमानेंट मेंबर्स वो जो यहाँ पर ट्रस्ट टेरिटरी जिसके अंडर में नहीं है। तीसरा, अदर मेंबर्स इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल के लिए कोई भी कंट्री को यहाँ पर इलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इनका एक मेंबरशिप होता है। चीफ फंक्शंस क्या है, वो रिपोर्ट यहाँ पर देखती है कि जो कंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में पैलेस्टीन को दिया गया था ब्रिटिश के एक मैंडेट के अंदर, कंट्रोल के अंदर में, तो उनसे रिपोर्ट लेना कि यहाँ पे काम अच्छा हो रहा है कि नहीं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वर्ल्ड वॉर 2 की बात है। हाँ, तो एक्सेप्ट्स एंड एग्जामिन्स पिटीशंस फ्रॉम द पीपल्स ऑफ द ट्रस्ट टेरिटरीज, मतलब जो आपके अंडर में टेरिटरी है, सामने वाले लोगों से भी पूछताछ करना कि बंदे सही काम कर रहे हैं, नेशन कहीं एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं कर रहा है। इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी भी भेजना, ओके, और जो कंप्लेंट्स वगैरह होते हैं उनके खिलाफ यहाँ पे उसको एडमिनिस्टर भी करना। इट सबमिट्स टू द जनरल असेंबली एन एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट बेस्ड ऑन द रिप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रस्टी नेशंस, मतलब यहाँ पे ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या करता है, जनरल असेंबली को एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजता है जो रिप्लाई मिलते हैं वहाँ के लोगों से, जहाँ पे फॉर एग्जांपल एक पावरफुल नेशन को रखा गया है एडमिनिस्टर करने के लिए। कि भाई जो आपको एडमिनिस्टर कर रहा है, जो आपको सही डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल सिखा रहा है, वो सिखा रहा है कि बस एक्चुअली आपके रिसोर्सेज की लूट मार कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है। इट एक्सरसाइज सुपरविजन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट टेरिटरीज, मतलब वो देखभाल करता है, ऑब्जर्वेटरी इसका रोल होता है कि एक्चुअल में सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका कहाँ पर है, हेग, हॉलैंड या तो नेदरलैंड, हॉलैंड को आज नेदरलैंड कहते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द UN, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसने परमानेंट कोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल जस्टिस, मतलब पहले क्या था, परमानेंट कोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल जस्टिस था लीग ऑफ नेशंस के अंडर में, अभी इसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस।
अब यहाँ पर कैसा है ना, 15 मेंबर्स होते हैं, 15 जजेस होते हैं जो जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल यहाँ पर 9 साल के लिए इनको इलेक्ट करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यहाँ पर इंटरनेशनल केसेस वगैरह जो इनके कोर्ट में आते हैं वो इसको देखता है, और उसके बाद में ये एडवाइजरी ओपिनियन देता है यूएन ऑर्गन्स को लीगल क्वेश्चंस के ऊपर, और जो डिसीजन इस कोर्ट के अंदर होते हैं वो मेजॉरिटी वोट्स के अकॉर्डिंगली स्विंग होता है। ओके। सेक्रेटेरिएट जैसे बताया गया था कि अभी सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो रिकमेंड करता है नाम सेक्रेटरी जनरल का, तो जो बिल्डिंग आपने देखा तो पूरा सेक्रेटेरिएट है इनका, यहाँ पर सेक्रेटरी पूरा काम उसके अंडर में ही पूरा काम चलता है। न्यूयॉर्क यूएसए में पड़ेगा ये। सेक्रेटरी जनरल इसका हेड होता है, 5 साल का उसका कार्यकाल होता है, 12 अंडर सेक्रेटरीज जनरल होते हैं और उसके 12 असिस्टेंट सेक्रेटरीज होते हैं, देख लीजिए। और उसके बाद में जो पर्सोनल वगैरह होते हैं, मतलब जो काम करने वाले होते हैं, वो सारे अलग अलग डिफरेंट नेशन से होते हैं, मतलब काफ़ी मजबूत इनका स्टाफ होता है, बिल्डिंग होती है। आर्टिकल 99 जो यूएन चार्टर का है वो ये कहता है कि सेक्रेटरी जनरल अगर कोई भी बहुत ही अगर इम्पॉर्टेंट मैटर है तो सिक्योरिटी काउंसिल तक के वो पहुंचा सकता है, जिससे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी भंग हो सकती है। सेक्रेटरी जनरल यहाँ पर इम्पोर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है बिकॉज उसके एनुअल रिपोर्ट और जो वर्ल्ड लीडर्स के साथ में जो इक्वेशन है बड़े तगड़े होने चाहिए, सबके साथ में उसके रिलेशंस है ना अच्छे होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो फिर कैसा है कि वो एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप यहाँ पर यूएन में बिल्डअप नहीं कर पाएगा। ओके। लीडरशिप ऑफ द सेक्रेटरी जनरल इज इम्पॉर्टेंट इन प्रमोटिंग द एम्स। सही बात है, मतलब सेक्रेटरी जो है वो इतना बेहतर होना चाहिए कि सभी के साथ में प्रॉपरली जेलअप हो पाए। पहला जो सेक्रेटरी जनरल है यूएनओ का, उसका नाम है ट्रिग्वी लाई। वो कहाँ से बिलोंग करता है? नॉर्वे से। उसके बाद में यहाँ पर डैग हैमर्क्सजॉल्ड ऑफ द स्वीडन, उसके बाद में यू थांट ऑफ बर्मा, कर्ट वाल्धीम ऑफ द ऑस्ट्रिया, जवेर पेरेस। इसमें से आप 2-3 भी अगर नाम याद रखेंगे तो भी चल जाएगा। देखो बंग की मून साउथ कोरिया का है ये, 2007 से प्रेजेंट, लेकिन अभी फ़िलहाल में काफ़ी चेंजेस भी हुए हैं। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूएनओ, तो यूएनओ की को स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं यहाँ पर काफ़ी, ये देखेंगे। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो फाओ जो है इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? रोम। इसका काम क्या होता है कि फार्म, फॉरेस्ट, फिशिंग, वाटर्स वगैरह को इम्प्रूव करना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो लेबर से जुड़ा हुआ है, सारे जहाँ पे जितने भी दुनिया में जो लेबर्स होंगे उनकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना। इसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा में। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में। सभी के बीच में एक समझदारी होना चाहिए एजुकेशन, साइंटिफिक और कल्चर वगैरह को लेकर के। WHO बहुत ही कोरोना के टाइम पे ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही काम इसमें लगा हुआ था। हेल्थ ऑफ ऑल द पीपल एंड वर्क्स फॉर एलिमिनेटिंग डिजीजेस एंड एनकरेजेस मेडिकल रिसर्च, हेडक्वार्टर्स जेनेवा। देखो ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट हो गया, एग्जाम में आता है तो WHO तो भूलना ही नहीं है। इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसको IBRD कहते थे, बाद में इसको हम लोग वर्ल्ड बैंक कहने लग गए। ये यहाँ पे कंट्रीज़ वगैरह को हेल्प करेगा, जैसे डैम्स, पावर प्लांट, रेल रोड्स वगैरह ये सब बनाने हैं। तो इसका हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC में। हेडक्वार्टर्स कहाँ पड़ता है? वो सारे हेडक्वार्टर्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कभी कभी बेसिक अपना जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि जो बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर भी पूछ लेता है कि IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है। ओके, हाँ, चलते फिरते एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको ऐसे एग्ज़ाम्स में देखने के लिए मिलेगा। SSC हो गया और स्टेट सर्विसेज वगैरह हो गए, रेलवे हो गए, तो ये क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC में पड़ेगा। ये मनी सिस्टम्स यूज्ड बाय द वेरियस नेशंस, ट्रेड एंड कॉमर्स सभी के बीच में आसान हो उसके लिए काम करता है। यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करता है पूरी दुनिया के, हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एनवायरनमेंट को बचाना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और ह्यूमंस को एनवायरनमेंट को ह्यूमन से बचाना और ह्यूमन का कोऑपरेशन एनवायरनमेंट को सस्टेन करने में। हेडक्वार्टर्स नाइरोबी। यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, यहाँ पर यह है कि पॉपुलेशन को कैसे सस्टेन किया जाए और पॉपुलेशन प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए ताकि वो एक बोझ ना बने। हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइडो, ये एक ऐसी एजेंसी है जो जनरल असेंबली ने इसको एस्टैब्लिश की है
ताकि जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बना सके इंडस्ट्रियल बेस डाल करके। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना, तो हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क सिटी एंड जेनेवा, 2 जगह पर है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, सही बात है, ये पानी से एसोसिएटेड है, तो शिपिंग एनकरेजेस एडॉप्शन ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ द मैरीटाइम सेफ्टी। ऐसे नहीं कोई भी चालू वगैरह जहाज आप लेकर के, शिप वगैरह जो आप ऐसे लेकर के घूमते हो तो इंटरनेशनल वाटर्स में लेकर के चले गए, ऐसे नहीं होता। पोल्यूशन ऑफ द सी से भी आपको बचना है। उसके बाद में सी फेयरिंग एक हेल्दी एक्टिविटी हो, सभी के लिए सहमति से वो काम करना है। हेडक्वार्टर्स लंदन में पड़ेगा। ऐसे इसको याद रखना है कि सी फेयरिंग नेशन जो था वो इंग्लैंड था, तो उसका हेडक्वार्टर्स लंदन, ऐसे आप याद कर सकते हो। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका रोल अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। ये देखना कि जो एटॉमिक एनर्जी है वो पीसफुल मीन्स के लिए यूज़ हो रहा है कि नहीं। इसका हेडक्वार्टर्स वियना, दैट इज़ ऑस्ट्रिया आज का, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में, ताकि मेट्रोलॉजिकल लाइक इंफॉर्मेशन, आपका वातावरण, आपका उसके बाद में जो क्लाइमेट है, जो वेदर है वो कैसा है, तो ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पाए। कभी कभी ऐसे रहता है कि बारिश होने वाली और बारिश ही नहीं हो रही है, ओके। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, सिविल एविएशन पायलट्स वगैरह, इंटरनेशनल फ्लाइंग रेगुलेशंस होना चाहिए, ओके। इसका मॉन्ट्रियल है कनाडा के अंदर। चलो, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU, अब यहाँ पर जो है ना ये नेशंस को कोऑपरेट करता है कि जो रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ, सैटेलाइट, अभी तो इंटरनेट वगैरह भी है, तो हेडक्वार्टर्स जेनेवा। यूनियन पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, सभी को पोस्टल सर्विसेज और उसके बाद में पोस्टल टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक लगती है, आपका पोस्टल कोड क्या होता होगा, पोस्टल कोड पूछा जाता है ताकि आपके घर तक के प्रॉपरली वो सामान पहुँच सके। हेडक्वार्टर्स इसका बर्न, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मिडल ईस्ट वगैरह में, बर्मा वगैरह में, तो ये जो है ये इनके अंडर में आता है, उनका परमानेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए, और ये जेनेवा में पड़ेगा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, अब ये क्या है, लिटरेरी वर्क्स, इन्वेंशंस एंड ट्रेडमार्क्स अगेंस्ट कॉपिंग। आप किसी की चीज़ कॉपी, अगर ये मेरा वीडियो है, वीडियो आप अगर कहीं लेकर जा रहे हो, ठीक है, और उसके बाद में बता रहे हो कि आपकी आवाज़ है, तो ये कॉपी हो गया एक तरीके से। हेडक्वार्टर्स जेनेवा में पड़ेगा। इंटरनेशनल फंड फॉर द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, IFAD, ये $1 बिलियन फंड, ठीक है, विच इज़ यूज्ड फॉर रेजिंग फूड प्रोडक्शन इन द डेवलपिंग कंट्रीज़ है। ये बेसिकली कैसा है कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कोई माल न्यूट्रिशन ना हो, बच्चों का डेवलपमेंट बराबर हो, तो इसके लिए एग्रीकल्चर अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पे पुअर और लैंडलेस फार्मर्स को कैसे जॉब देना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर्स रोम के अंडर में, मतलब काफ़ी कुछ इंतज़ाम किया गया है। और सही अगर सारी तरीके से सब अच्छे अगर डेवलपिंग कंट्रीज़, डेवलप कंट्रीज़ में अगर काम करे तो काफ़ी कुछ हल भी निकला जा सकता है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, तो ये कैसा है कि ये वर्ल्ड बैंक के साथ में काम करता है। स्मॉलर प्राइवेट डेवलपमेंट्स वगैरह, ये लार्ज गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है। फाइनेंस ये लोग फ्री में नहीं करते हैं, बाद में इंटरेस्ट के साथ में पैसा रिटर्न भी लेते हैं, ओके। हाँ, तो ये जो UN बॉडी है, ये UN बॉडी ऐसे कोई समाज या ऐसे सोशल रिफॉर्मर नहीं होते हैं ये लोग पैसा देते हैं लेकिन बाद में पैसा लेते भी हैं, ठीक है। तो UN का मेन खास काम क्या था कि भाई जो अफ्रीका और एशिया के अंदर जो पीड़ित लोग हैं, जो अभी रिसेंटली यहाँ पर लाइक कॉलोनीज़ वगैरह से या कॉलोनियल पावर से इनको छुटकारा मिला है, तो वो कैसे यहाँ पे तरक्की कर सके। दूसरे जो डेवलप कंट्रीज़ ऑलरेडी थी, जो रैवेज हो चुकी थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड से, आगे आने वाले टाइम में कौन से कंट्रीज़ को, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं पर भी कभी भी हो सकती है, तो इसके लिए UN बनाया गया, क्योंकि सभी का एक मल्टीपल अगर हैंड रहेगा, सपोर्ट रहेगा ईच अदर, तो हम ऐसे ही आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे और तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टेक केयर एंड